हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड स्पेशल एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। पिछले चंद हफ्तों में बल्कि 2020 के बजट के बाद से एक गुफ्तगू शुरू हुई है पाकिस्तान में कि पेंशन्स का एक क्राइसिस है, वो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ आज अली खिज़र साहब मौजूद हैं। बिजनेस रिकॉर्डर के लिए वो लिखते हैं और पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं कि पेंशन क्राइसिस है क्या और उस पर तवज्जो देने की क्यों ज़रूरत है। तो आज मैंने सोचा कि 15-20 मिनट में अली साहब से बात की जाए इस क्राइसिस के ऊपर। तो अली साहब, वेलकम टू पाकिस्तान अभी। थैंक यू ज़ैद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ आपके आर्टिकल से, जहाँ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ और शॉकिंग चीज़ और कंसर्निंग चीज़ ये लगी कि पाकिस्तान का जो पेंशन का जो एक्सपेंस है वो बढ़ते से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो 2011 में आपने लिखा है कि पेंशन का जो एक्सपेंस था पाकिस्तान में वो तकरीबन 165 अरब रुपए के करीब था, और अब 2021 में वो बढ़ के 1000 अरब रुपए के करीब आ चुका है। तो ऑब्वियसली एक सिचुएशन में जहां बजट का खसारा वैसे ही बढ़ता जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो पेंशन का जो खर्चा है अगर वो इस तरह बढ़ता रहा तो ऑब्वियसली वो हुकूमत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ बन सकता है, बल्कि बन चुका है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्राइसिस है क्या और ये किस तरह इतनी जल्दी ये क्राइसिस बन चुका है पेंशन का पाकिस्तान में। देखें, पहले तो पाकिस्तान का जो बड़ा फंडामेंटल इशू है कि यहाँ पे पेंशन फंडेड नहीं है। इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट फंडेड इन अ वेरी ब्रीफली कि गवर्नमेंट ने अपनी बजट से देनी होती है। ये नहीं होती कि पहले से कोई पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्ट हो रहे हो उसके लिए, जिससे पेंशन फंड। तो एक तो अनफंडेड है। दूसरा ये है कि एक जिस तरह आपके पुराने एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो पेंशन एक इंक्रीज होती है, वो एक नेचुरल इंक्रीज है। उसके अलावा पिछले 10 सालों में बड़ा एक एब्नॉर्मल इंक्रीज आया है। जैसे आपने भी खुद बताया कि वो तकरीबन 5.5 से 6 गुना बढ़ी है। उसमें आपकी इकोनॉमी को ढाई 3 गुना बढ़ी है। तो ये और या आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी 2.7 टाइम बढ़े है। तो ये बहुत जो है ना वो बड़ी इसकी अमाउंट है, और ये अगर इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो कुछ अरसे में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम दे देगा। तो इसकी बढ़ने में 2010 के बाद इन्होंने एक चीज़ ये हुई कि आपकी पंजाब की पेंशन देखें 37 बिलियन से 250 बिलियन पे आ गई। तो ये उसमें बहुत ही जेनरस इंक्रीज है। इसी तरह सिंध का और बाकी सूबों का भी है। 2010 में जब इन्होंने पेंशन के अंदर एक इंक्रीज करते हैं कि हर साल 2 साल 3 साल बाद पेंशन की जो है उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो 2010 में उन्होंने जब पेंशन को इंक्रीज किया कोई 10-15% से गालिबन, तो उस वक़्त उन्होंने एक क्लॉज़ डाल दी कि जी आगे जो फ्यूचर रिटायरीज़ होंगे, यानी कि 2010 के बाद जो लोग रिटायर होंगे, उनको ये पिछला इंक्रीज़ भी मिलेगा। यानी कि आज दो और फिर 2010 में, 11 में, 15 में, 17, 18, 19 में कई इंक्रीज़ आए जो सारे कंपाउंड हो जाते हैं। तो 2020 में जो बंदा रिटायर होता है, तो उसको जो पेंशन उसकी बनती है, बेसिक पेंशन एक बनती है बेस, तो उसके ऊपर वो सारे पुराने इंक्रीज़ जो है वो कंपाउंड होती है, वो पेंशन बहुत बढ़ जाती है। हम्म। और अब एक आपको मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि जी एक अगर इस वक़्त ग्रेड 17 का एक ऑफ़िसर 15 साल जो ग्रेड 17 में रहा है, अगर वो रिटायर होता है, तो वो रिटायर होता है तो उसको जनाब इस वक़्त जो इस वक़्त रिटायरमेंट के बाद वो सैलरी ले रहा है, ग्रॉस सैलरी वो 92,000 ले रहा है। उसमें कोई एग्ज़ेक्टिव अलाउंस है या उस तरह की चीज़ है जो पोज़ीशन बेस्ड है वो निकाल के वो ले रहा है। और उसकी जो बेसिक पे है वो तकरीबन 67,000 है। उसकी बेसिक पे का 70% उसकी पेंशन होती है, वो 47,000 बनती है। लेकिन जब उसको आप कंपाउंड करते हैं और उसके अंदर जब मेडिकल अलाउंसेस भी डालते हैं, तो वो 96,000 बन जाती है। हम्म। यानी कि जो पैसे वो ले रहा है, इस वक़्त अपनी नौकरी करते 55 साल का आदमी है, वो नौकरी कर रहा है, वो पेंशन उसकी 92,000 रुपए की उसकी घर की तनख्वाह आ रही है, पेंशन उसको 96,000 आएगी। तो वो कहेगा भई मैं रिटायर हो जाऊँ। रिटायर होके क्या करता हूँ मैं खूब मौज करूँगा, जैसे कराची में कहते हैं ना मज़े करेंगे। तो उस तरह या या तो कोई और वो काम काम ढूंढ हाँ, लूंगा, वो उस काम से भी पैसे आएंगे, इधर से भी पैसे आएंगे। इधर से तो पैसे ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो हाँ। मुझे काम का तो फ़ायदा कोई नहीं, तो मैं जो मर्ज़ी करूँ उसके बाद। तो वो कहेगा रिटायर हो जाए। अच्छा, जब हमने डेटा को देखा, हमने क्या-क्या ऐसे ही कोई बात है वाक़ई कि डेटा आपका क्या कहता है? तो मैंने एक अर्ली रिटायरमेंट ट्रेंड देखा जिसमें अर्ली रिटायरमेंट एज़ अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिटायरी, यानी कि जो लोग अपनी रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर होते हैं, उनको एज़ अ परसेंटेज ऑफ कि बाकी टोटल जो रिटायर होते हैं वो कितना है।
तो 2005-10 में वो 22% था और 2010 के बाद जब ये हमने रेट्रोएक्टिव फ्यूचर रिटायरीज को इंक्रीज दी, तो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता हुआ 2019 में वो 63% आ गया, हुँ। 3 टाइम। यानी कि 63% ऑफ योर एम्प्लॉइज़, हर 100 में से जो है 63 लोग 60 साल से पहले रिटायर होना पसंद कर रहे हैं। और वो रिटायर हो रहे हैं और वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको एक कम्यूटेशन भी मिलती है, जो एक उनको एक लमसम पेमेंट मिलती है, फिर फ्यूचर की उनकी जो वो जो कंपाउंडेड करके वो भी आती है। हाँ, अगर कम्यूटेशन ले लेते हैं तो फिर ये 96,000 92,000 नहीं रह जाती, फिर वो तकरीबन 60,000 रह जाती है। बट मैंने एक सिंपलिसिटी के लिए ये बात एक्सप्लेन की और ये आप आर्टिकल आप उसको एम्बेड कर दीजिएगा साथ, उसमें पूरी डिटेल से ये जी, बात बताई। आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि अगर जो परसेंटेज जिस तरह बढ़ी है, चार्ट पे भी लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो बेसिकली ये है कि आपने एक इंसेंटिव दे दिया है कि भाई अर्ली रिटायरमेंट ले लो, पैसे आपके तो अच्छे खासे आते रहेंगे और आप क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, तो आप कोई साइड हसल भी कर सकेंगे या कहीं और नौकरी ढूँढ लेंगे। तो एक बेसिकली क्राइसिस है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, देखें एक तो होता है कि आपने इसका रिफ़ॉर्म करना है, उस पे हम आएँगे वापस। दूसरा, दुनिया भर में जो आपने शुरू में भी कहा कि अनफंडेड है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दुनिया भर में, मैं यूएस में रहता हूँ, तो जो पेंशन्स होती हैं वो फंडेड होती हैं। यानी कि एज़ अ वर्कर मैं जो हूँ कुछ हिस्सा अपनी मंथली सैलरी का एक फंड में डालता हूँ, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो भी उसके साथ फंड में डालता है। यहाँ उसको 401k कहा जाता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट के अपने अलग फंड्स होते हैं। कैलिफोर्निया का जैसे फंड है पेंशन्स का, वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन फंड्स इन द वर्ल्ड है। इसी तरह अमेरिका की दूसरे स्टेट्स का भी यही हाल है। तो पाकिस्तान में अगर आप फंड सेल्फ फंडिंग नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो हर तरह से जो है, हर साल हुकूमत ने अपने खर्चों में से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे देना है। तो ये एक अजीब पॉलिसी क्यों नहीं चेंज हुई पाकिस्तान में कि ये अनफंडेड पेंशन्स जो हैं वो चली आ रही हैं और वो बढ़ती चली जा रही हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। अनफंडेड पेंशन, जैसे कि आप पता है पाकिस्तान में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन चल रही है, डिफाइंड बेनिफिट चल रहा है माजरत के साथ, और दुनिया भर में आजकल डिफाइंड कंट्रीब्यूशन चल रही है। ये बहुत पुराना रवाज था डिफाइंड बेनिफिट का, जो खत्म हो गया। एक ज़माने में मज़े की बात है, जनरल मोटर जब ये वो एक वेस्टेड उनकी इंश्योरेंस प्लान था कि एम्प्लॉयी जो है वो उनके साथ रहेगा और उसे वो जो है ना वो पेंशन मिलेगी, वो चला भी जाएगा कहीं और तो आप पेंशन देंगे उसकी रिटायरमेंट पे, जो आपका हिस्सा। तो उनकी एक गाड़ी जो बिकती थी ना, $5,000 उस गाड़ी में पेंशन की कीमत होती थी पुराने गाड़ी की। तो पाकिस्तान की गाड़ी भी जो है ना जनरल मोटर की तरह आज खराब हुई है। तो उन्होंने तो पोर्टेबल पेंशन पे गए, तो हमें भी इस तरह कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक तो चीज़ फंडिंग क्यों नहीं होती, 2001 में कोई इसमें कोशिश की गई थी। एक तो पहले जैसे बताया कि आपका नंबर इतना बड़ा नहीं था। ये नंबर जो पिछले 10 साल में जिस तरह बढ़ा है, उसकी बुनियादी वजह ये एक बड़ी एक अजीब किस्म का, शाहाना किस्म का ये है कि ये किसी ने कर दिया कि कल को मैं रिटायर होऊँगा या हमारा कुनबा रिटायर होगा तो सबको पैसे मिलेंगे, और कोई किसी ने उस पे गौर नहीं दिया। ये तो बड़ी गलत बात है, उसको ठीक होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि भई जो आपने लोगों को पेंशन देनी है, वो तो देनी देनी है। ठीक है ना? आप उससे दूर नहीं कर सकते। आप पता है आपको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क में लग जाए, तो आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी तनख्वाह काट सकते हैं, पेंशनर का हक नहीं काट सकते। ये इतना सेंसिटिव मामला है। तो आपको एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आगे देनी है। उसके लिए प्रॉब्ली आप अपने कोई रियल एस्टेट एसेट बेचें, कुछ और करें, वो करें। उस पे बाद में आऊँगा। मैं ये बता दूँ कि 2001 में जब ये होने लगा था, उस वक़्त एक पॉलिटिकल इश्यू आया था। कि उस वक़्त कि यही कि जो अगर आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में चले जाएँगे, डिफाइंड बेनिफिट से, तो आपको अपनी जेब से पेंशन देना, यानी आपकी ₹1,00,000 सैलरी है, तो आपको 10,000 अपनी जेब से देना पड़ेगा, 10,000 हुकूमत देगी, और वो एक फंड में इन्वेस्ट होगा और रिटायरमेंट पे वो पैसे जितने बनेंगे वो आपको बनेंगे। अगर मार्केट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया वो अच्छी रही तो बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर नीचे रही तो शायद कम मिलेंगे। और उसका एक तो इस एक रियली क्विकली एक बेनिफिट मेरे नज़दीक तो ये भी है कि जो आपकी जो कैपिटल और इक्विटीज़ मार्केट है पाकिस्तान में, वो उससे डीपन होंगी, क्योंकि एक आपका रिकरिंग फंड है जो बिल्डअप होगा ओवर द इयर्स, जिससे पैसे इन्वेस्ट होंगे या वो डेट में जाएँ या इक्विटीज़ में जाएँ, तो वो तो आपकी कैपिटल मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माय व्यू। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ पूरा कि वो फिर 2001 में जब कोशिश हुई इसमें मुशर्रफ साहब के टाइम पे, तो उस वक़्त कोई बहरहाल के मिलिट्री के लोग, आपको पता है, ज़रा जल्दी रिटायर हो जाते हैं। उनका जवान जो है वो 35 साल पे हो जाता है। फिर मेजर 45 साल से फिर वो इस तरह तो, और आपको पता है हमारी रिटायरमेंट का एक और भी बुनियादी चीज़ है कि आप जब रिटायर होते हैं तो आप जब
आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी बीवी को पैसे फैमिली मिलते को हैं, भी जब मिलते हैं। की डेथ, हम तो फैमिली को वो कहते हैं 70-75 साल चलती रहती है। तो इस तरह ये 100 साल पेंशन भी चल जाती है, जल्दी रिटायरमेंट। तो उन्हें ये पसंद नहीं आया, ब्यूरोक्रेट को नहीं पसंद आया, तो ये आइडिया डाई डाउन हो गया। मेरे ख्याल में आज इसको लाना बड़ा ज़रूरी है, और ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एनर्जी के बाद जो बड़ा रिफॉर्म आपको फिस्कल साइड पे चाहिए, वो पेंशन पे चाहिए। ये तो बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। तो बहरहाल इसको उसको ठीक करने की जो आपने बात की कि फंड्स क्रिएट होते हैं, तो एक चिली जो है एक साउथ अमेरिकन मुल्क है, उसके अंदर उनमें 1970 में कहीं पे जाके वहाँ पे उन्होंने एक पेंशन फंड क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपने सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें 18% से बढ़ाई। 10% उसमें वो जो गया आपका उसके पेंशन में, जो कि उनकी, और 5% गया उनका हेल्थ इंश्योरेंस में, 3% गया लाइफ इंश्योरेंस में। एम्प्लॉयी को जो तनख्वाह मिल रही थी उसको वही मिल रही थी, बट वो पैसे जाना शुरू हुए। उससे जनाब उन्होंने ये पेंशन कंपनियां बनाई प्राइवेट, और वहां पे उन्होंने अपने प्राइवेटाइजेशन फंड बनाया, उसी पैसे से उन्होंने प्राइवेटाइज किया एसेट, और फिर उसको लेके उससे वो चलते रहे। तो पाकिस्तान में आज रियल स्टेट है, ये है, वो है, ये इनको आप इसी पेंशन फंड्स बनाएं इस तरह से कुछ करके, और फिर इसको चलाएं। और वही पेंशन फंड से मुझे तो ये भी याद आ रहा है एक तरह से, जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड एज एन आइडिया, कि शुरू में बात हुई थी 2018 में कि पाकिस्तान का सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया जाएगा मलेशिया के तर्ज पे। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि आप पेंशन फंड बनाएं, उसको फंड करें, वही पेंशन फंड फिर जो पैसे आएंगे उससे खरीद ले एसओईज को, उसको प्रोफेशनली चलाए, क्योंकि अब लोगों के अपने स्टेक्स हैं ब्यूरोक्रेट्स के और हुकूमती मुलाजमीन के, कि भाई उससे रिटर्न आना चाहिए, वरना वरना पेंशन के मसले हो जाएंगे आगे जाके। तो एक इंसेंटिव पॉजिटिव क्रिएट होगा। हमने नेगेटिव की तो बात की, अर्ली रिटायरमेंट किस तरह अभी हो रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि भाई ये जो कंपनीज हैं इनको अच्छी तरह चलाएंगे तो सबका ही फायदा होगा। बिल्कुल जी, ये खजाना मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें ये बस ये है कि ओनरशिप गवर्नमेंट की वो उससे निकल के वो बाहर चला जाए, वो प्राइवेट स्टेक उसमें आ जाए, और प्राइवेट सेक्टर साथ ले ले, और बीच में आपके ये पेंशन इन्वेस्ट कर दे। बट उसमें बेहतर ये है कि जो इक्विटी जो है, इक्विटी जो कंट्रोलिंग स्टेक है, वो प्राइवेट सेक्टर का वो 26% दे दे, बाकी जो हुकूमत के हैं वो इस पेंशन वाले से खरीद ले, और हुकूमत को एकदम पैसे मिलते हैं, और वो पेंशन उसके आगे वो डिविडेंड बनाती रहे। इस तरह आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल, गो अहेड, सॉरी। नहीं, नहीं, बताएँ आप, नहीं, सवाल मैं ये पूछिए। पूछने जा रहा था कि जो व्यूअर्स हैं काफ़ी, ये तो हमने एक एक फाइनेंशियल एरिया की का इशू है जो किस तरह सॉल्व हो सकता है, उसके काफ़ी तरीके हैं, रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, नो डाउट अबाउट इट। फॉर अ नॉर्मल सिटीजन जो एक आम आदमी देख रहा है या जिसको इकोनॉमी पे नज़र रखनी है, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि ये पेंशन क्राइसिस को रिजॉल्व करना, इसका आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये क्राइसिस बढ़ता गया तो? देखिए, आम आदमी में एक तो वो है कि जो पेंशन जिसको मिल रही है, और एक वो है जिसके टैक्स के पैसे से पेंशन जा रही है। जैसे कि पंजाब के अंदर इस वक़्त तकरीबन तकरीबन 550,000 माने कि 5.5 लाख जो है लोग पेंशन ले रहे हैं, और पंजाब की पॉपुलेशन 110 मिलियन है, उसमें आप देख लें कि वो आपके तकरीबन 20 बिलियन हाउस होल्ड होंगे जिनके लोगों का टैक्स इस पे आ रहा है, और ये 5.5 लाख है, तो वो मैथ आप कर लें। तो एक तो वो आम आदमी का ये है कि जब आप पेंशन आपकी बढ़ रही है, जैसे आपकी पेंशन इस वक़्त जो है वो आपका तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए की हो चुकी है, जो आपके 20% से ऊपर आपका रेवेन्यू ले रही है। और जब ये बढ़ के अगले अगले 10 साल में ये आपका 20% से रेवेन्यू से 40-50% पे चली जाएगी, जिस जो जो अगर बाकी रेट्रोएक्टिव चीज़ें ना ठीक की, तो फिर तो आपके पास कोई, आप हर चीज़ कर रहे हो, वो कर्ज़े पे ले रहे होगे, पेंशन भी कर्ज़े पे दे रहे होगे, तो एक स्टेज आएगी आप पेंशन से डिफ़ॉल्ट कर जाओगे। हम्म। बड़ी बड़ी तकलीफ़देह स्टेज होगी। उसको रोकने के लिए आज इसको आप फंड कर दें, और आम आदमी को ये है कि जब फिस्कल साइड बहुत फटेगी, तो इन्फ्लेशन आएगी, और ये करेंसी गिरेगी, और इकोनॉमी का पहिया कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक पॉजिटिव साइड पेंशन फंड का जो फाइनेंस बनाने का आम आदमी को भी हो सकता है कि जैसे आज प्राइम मिनिस्टर का आजकल बड़ा हाउसिंग के ऊपर जोर है, और हाउसिंग पे अगर देखें तो हाउसिंग के अंदर जब फाइनेंसिंग होती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म जो आपकी लायबिलिटी होती है, उसके अगेंस्ट आपको लॉन्ग टर्म एसेट खड़ा करना होता है। तो वो क्या करेंगे कि ये हाउसिंग मार्केट जो है ये बॉन्ड इश्यू करेगी, वो पेंशनर फंड उनके पास पैसे होंगे, वो ये बॉन्ड खरीदेंगे, वो इधर से ये पैसे आपको जो है घर बनाने वाले को देंगे, तो गरीब आदमी जो घर बनाएगा उस पे वेल्थ ट्रांसफर, यानी कि वो सरकार के वो पैसे जो रूट होते हैं गरीब के लिए वेल्थ बना रहे हैं, और उस पे चूंकि बैंक भी कमा रहा है, तो एंड में जो पेंशनर है वो भी कमाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पे हो सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो आम आदमी का फायदा तो है, शुरू में तो उसकी नहीं समझ आएगी, लेकिन एकदम ये
तूफान बनेगा तो फिर सबको होएगा, तो उसको पहले देख लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। और क्योंकि एक तरह से डाउनसाइड ऑब्वियसली डायरेक्टली महंगाई और मुल्क कर्जे में जितना जाता रहेगा इसकी वजह से खसारा बढ़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली अगर हुकूमत जो है वो एक बड़ा चंक अपने बजट का आवाम के टैक्स के पैसों का पेंशन में डाल रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास सड़कें बनाने के लिए, स्कूलें बनाने के लिए या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कम होंगे। और जैसे आपने समझाया कि अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो उसका फ्लिप साइड ये है कि ना ही वो जो रिस्क है वो मटीरियलाइज नहीं होगा, उल्टा उसका बेनिफिट ये होगा कि ऑल ऑफ अ सडन मार्केट्स के अंदर इतनी लिक्विडिटी होगी कि वो गरीबों के लिए जो आपने हाउसिंग बनानी है या लॉन्ग टर्म पावर प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने हैं, वो उसी पेंशन के पैसों से जो एक बम बन चुका है वो एक बेनिफिट भी दे सकता है। सिमिलर टू इन अ वे अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर सही तरह काबू नहीं किया जाए तो फट सकती है, तबाह कर सकती है पूरे माशरे को। और उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो पावर दे सकती है आपको एट अ लो कॉस्ट। तो इसी तरह पेंशन का भी यही क्राइसिस है। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट पीटीआई को और हुकूमत को ज़रूरत है कि इसको रिफॉर्म के ऊपर संजीदगी से देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल इसको बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है और इसको इस पेंशन को प्राइवेट सेक्टर में भी लाना है, इस हेल्थ इंश्योरेंस को प्राइवेट सेक्टर में भी लाना है और जिस तरह के केपी में इन्होंने किया है, ये यहाँ पे पंजाब में और बाकी जगहों पे भी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी इन चीज़ों थैंक यू अली साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आर्टिकल्स लिंक में है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है इसके अंदर। और उम्मीद है कि ये डेटा को देखकर हुकूमत भी जो है रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करे। अली साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।